हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी BCA। नीट यूजी 2025 के केमिस्ट्री के अचीवर बैच में आपका स्वागत है, जहां हम सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर हम सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जिसमें वीडियो लेक्चर 1 जो है वो है इंट्रोडक्शन मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। क्योंकि ये हमारी आज फर्स्ट क्लास है अचीवर बैच में, तो हम बिल्कुल सिंपल और एलिमेंट्री टॉपिक को रिवाइज करते हैं, जो कि आप सबने पढ़ रखा होगा और आप सभी उसमें कंफर्टेबल रहेंगे। इसमें हम सारी चीज़ों को रिकॉल करेंगे, सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करते हुए आगे चलेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल होने वाला है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। केमिस्ट्री क्या है? साइंस की वो ब्रांच है जहां हम मैटर की स्ट्रक्चर, मैटर के कंपोजिशन और मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हम ये भी कहते हैं केमिस्ट्री इज ऑल्सो द कॉल्ड एज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री जो है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की साइंस भी कहलाती है। ठीक है, अब आगे देखिए। क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैटर की, तो मैटर को समझना जरूरी होगा। व्हाट इज अ मैटर? तो जैसा कि हम जानते हैं, एनीथिंग प्रेजेंट इन द नेचर विच हैज गॉट सम मास एंड विच ऑक्यूपाई सम स्पेस इज नोन एज मैटर। हमारे चारों तरफ जो कुछ भी प्रेजेंट है, जिसमें कुछ मास है और जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसे मैटर कहते हैं। इसका मतलब तो ये हो गया स्टूडेंट्स की मैटर एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, उसको क्लासिफाई करना जरूरी होगा। तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। मैटर का क्लासिफिकेशन दो तरह से किया जा सकता है, दो अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे। देखिए ध्यान से, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कैन बी डन इनटू टू वेज। फर्स्ट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड सेकंड इज केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब हम दोनों क्लासिफिकेशन को सेपरेटली स्टडी करते हैं, उनका क्राइटेरिया समझते हैं और उनके बेसिस पे मैटर की डिफरेंट फॉर्म्स क्या हो सकती हैं उनको देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो है वो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है और इसके अकॉर्डिंग मैटर की 3 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो देखिए ध्यान से, इट इज बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, तो हम क्या करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस को उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कंपेयर करते हैं। तो देखिए ध्यान से, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस नेचर का है, उसमें स्ट्रेंथ क्या है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, जिस तरह से हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को कंपेयर कर सकें। तो सबसे पहले हमने लिया सॉलिड, तो सॉलिड के अंदर क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नेचर होगा स्ट्रॉन्गेस्ट। सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलेगा। गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकेस्ट रहेगा, यानी यहाँ पे मॉलिक्यूल सबसे वीकली बॉन्डेड रहेंगे। और जो लिक्विड्स हैं उनमें इंट्रैक्शन फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो है वो सॉलिड के कंपैरिजन में वीक होगा, बट गैसेस के कंपैरिजन में स्ट्रांग होगा। तो हम ये बोल देंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड एंड इट्स वीकेस्ट इन गैसेस, एंड when we talk about liquids, the intermolecular force of attraction is weaker than solids but stronger than gases. Okay, अब आगे देखिए ध्यान से, सेकेंड प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और वो स्पेस कितना है सॉलिड, लिक्विड और गैस में, उसको हम कंपेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सॉलिड्स की, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बाद जो सेकंड है हमारा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, वो सॉलिड्स के अंदर मिनिमम है। इसीलिए ही सॉलिड के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं, क्लोजली अरेंज है और उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मिनिमम होता है। जहां हम बात करें गैसेस की, तो वहां इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मैक्सिमम होगा, और जहां हम बात करें लिक्विड की, तो वहां इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड से तो ज्यादा होगा बट गैसेस से कम होगा। तो देखिए एक बार, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मिनिमम इन सॉलिड्स, मैक्सिमम इन गैसेस, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट लिक्विड इट इज मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैसेस। ओके, अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, थर्ड प्रॉपर्टी है शेप। सॉलिड्स में डेफिनेट शेप हमको देखने को मिलता है, जबकि गैसेस में और लिक्विड्स में डेफिनेट शेप नहीं होता। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है उसको देखते हैं। लिक्विड में क्या होगा, दे एक्वायर द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर प्लेस्ड। जिस वेसल में लिक्विड को रखोगे उस वेसल का शेप लिक्विड ले लेगा।
गैसेज में क्या कह रहे हैं, दे कंप्लीटली एक्वायर द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर प्लेस्ड। जो वेसल का एग्जैक्ट शेप है वो पूरा का पूरा वो गैसेज ले लेगा, कंप्लीटली वेसल के शेप को एक्वायर कर लेगा। कौन? गैस, राइट। गैसेज का खुद का भी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, लिक्विड का भी नहीं है। ओके, अब आगे देखिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की, वो है वॉल्यूम। सॉलिड्स में हमें डेफिनेट वॉल्यूम देखने को मिलता है, लिक्विड में भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन गैसेस में डेफिनेट वॉल्यूम देखने को नहीं मिलता। गैसेस क्या करती हैं, लिक्विड और सॉलिड्स के ऑपोजिट। गैसेस क्या करेंगी, जो वेसल में आप उनको प्लेस करेंगे उस वेसल का कंप्लीट वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगे। ओके, सो गैसेस हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम एंड दे कंप्लीटली एक्वायर द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इन विच दे आर प्लेस्ड, while solids and liquids have definite volume। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं जिसका नाम है रिजिडिटी। तो जाहिर सी बात है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स में मिलता है, इसीलिए सॉलिड्स रिजिड होते हैं और उनकी रिजिडिटी मैक्सिमम होती है, जबकि रिजिडिटी गैसेस के अंदर नेग्लिजिबल होगी, वो बिल्कुल भी रिजिड नहीं होते, वो इजीली कंप्रेस हो सकते हैं। और जब हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड सॉलिड से कम रिजिडिटी रखते हैं बट गैसेस से ज़्यादा रिजिडिटी रखते हैं। ओके, तो हम रिजिडिटी के बारे में क्या बोल देंगे, इट इज़ मैक्सिमम इन लिक्विड्स, इट इज़ मैक्सिमम इन सॉलिड्स, इट इज़ नेग्लिजिबल इन गैसेस, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट लिक्विड इट इज़ लेस देन सॉलिड बट मोर देन गैसेस। ओके, अब आगे देखिए। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं, सिक्स प्रॉपर्टी, ऑर्डरली पैक अरेंजमेंट। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स का ऑर्डरली पैक अरेंजमेंट है या नहीं है, और नहीं है तो फिर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब हम बात करें ऑर्डरली पैक अरेंजमेंट इन सॉलिड्स, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है सॉलिड्स में ऑर्डरली पैक अरेंजमेंट होता है, एक डेफिनेट अरेंजमेंट का पैटर्न आपको दिखाई देता है, मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट आपको दिखाई देते हैं जिसको हम क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स बोलते हैं। अब वो सिलेबस में नहीं है हमारे नीट यूजी के अकॉर्डिंग, बट स्टिल हमें पता तो होना चाहिए कि सॉलिड्स में डेफिनेट अरेंजमेंट मॉलिक्यूल्स का देखने को मिलता है। जहां हम बात करें लिक्विड की, तो बिल्कुल ऑर्डर पैक अरेंजमेंट हमको नहीं देखने को मिलता, और गैसेस में भी ऑर्डरली पैक अरेंजमेंट हमको देखने को नहीं मिलता। बट एक छोटा सा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है जरा देखना। इन लिक्विड्स ऑर्डरली पैक अरेंजमेंट इज नॉट प्रेजेंट, बट द मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव विद इन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। लिक्विड की जितनी वॉल्यूम है उतने के अंदर ही मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक 1 लीटर की बॉटल को हाफ भर दिया, 500 ml तक भर दिया, तो 500 ml तक ही लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर उसी 1 लीटर की बॉटल को आपने 500 ml गैस से भर दिया, तो गैस पूरे 1 लीटर में ऑक्यूपाई हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव विद इन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फॉर लिक्विड्स, but for gases the molecules are free to move within the complete volume of the vessel। और अगर उस वेसल का जो लिड है वो ओपन है तो वो कहीं पे भी मॉलिक्यूल जा सकते हैं, ऐसा गैस की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अब क्या कह देंगे कि ऑर्डरली पैक अरेंजमेंट सॉलिड के अंदर प्रेजेंट है, लिक्विड के अंदर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड की वॉल्यूम तक पूरा फ्रीली मूव कर सकते हैं, लिक्विड की वॉल्यूम की रेंज में फ्रीली मूव कर सकते हैं। और जहां हम बात करें गैसेस की, तो ऑर्डरली पैक अरेंजमेंट नहीं है, और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ द वेसल में और इनफैक्ट कहीं पे भी वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। Okay, so orderly pack arrangement is present in solid, and when we talk about liquids it is not present, but the molecules are free to move within the volume of the liquid. But for gases orderly pack arrangement is not present, but the molecules are free to move completely, free to move within the complete volume of the vessel और एवरीवेयर वाली कंडीशन कब आएगी, जब आपने उस कंटेनर का वेसल का लिड ओपन रखा है तो मॉलिक्यूल्स कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा डिफरेंस क्या है, छोटा सा बारीक सा डिफरेंस है, आई होप आपको क्लियर होगा। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की रिजिडिटी की, रिजिडिटी का जस्ट ऑपोजिट होता है कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड्स की कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल है, वो बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं किए जा सकते क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मिनिमम है और उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट है। जहां हम बात करें गैसेस की, उनकी कंप्रेसिबिलिटी मैक्सिमम है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा है और अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही वीक है। लिक्विड्स में कंप्रेसिबिलिटी मॉडरेट रहेगी, सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा रहेगी, और गैसेस के कंपैरिजन में लिक्विड्स कम कंप्रेसिबल होंगे।
सो जब हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी की तो सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, लिक्विड्स हैव मॉडरेट कंप्रेसिबिलिटी, वाइल गैसेस हैव मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट नंबर 8 विच इज अबाउट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? मॉलिक्यूल्स का अपनी हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन में मूव करना, जहां मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म हो जाए। तो ये जो डिफ्यूजन का फिनोमेना है वो मैक्सिमम हमको गैसेस में देखने को मिलता है, लिक्विड्स में होता है बट थोड़ा कम होता है, मिनिमम रहेगा, और सॉलिड्स में तो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। सो डिफ्यूजन इज नेग्लिजिबल इन सॉलिड्स, minimum in liquids and maximum in gases. Last property which we are going to compare for solid, liquid and gas is expansion on heating. जब आप हीट करते हो तो एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा स्प्रेड होंगे, अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक होंगे, वो एक्सपेंशन कितना होगा? सॉलिड्स के अंदर एक्सपेंशन बहुत ही कम होगा, क्योंकि आप जब हीट करोगे तो कुछ थोड़े बहुत मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे, उनका इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक होगा और थोड़ा सा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाएगा, इस वजह से हल्का सा एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। लिक्विड में भी कम रहेगा, लेकिन जो गैसेज हैं उनमें तो अट्रैक्शन फोर्स वैसे ही पहले से बहुत कम है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो उनमें मैक्सिमम एक्सपेंशन देखने को मिलेगा जब हम उसको हीट करेंगे। तो एक्सपेंशन ऑफ हीटिंग की बात करें तो एक्सपेंशन ऑन हीटिंग वेरी लिटिल इन सॉलिड्स, लिटिल इन लिक्विड्स एंड मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑन हीटिंग इन गैसेस। ठीक है, अब हम देखते हैं स्पेशल नोट, जहां हमने प्रॉपर्टीज तो कंपैरिजन कर लिया सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का। एक स्पेशल नोट देखते हैं जहां हम बात करेंगे अफेक्ट ऑफ हीट ऑन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। हम मैटर की डिफरेंट स्टेट्स पे हीट का क्या अफेक्ट होता है वो हम उसको समझते हैं। तो देखिए ध्यान से, हमने 3 डिफरेंट स्टेट्स लिए हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर की 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं। सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा द प्रोसेस इज नोन एज हीट ऑफ, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे मेल्टिंग और फ्यूजन। और लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होगा दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड। सो सॉलिड टू लिक्विड इट इज मेल्टिंग ऑफ सॉलिड और फ्यूजन ऑफ सॉलिड, एंड लिक्विड टू सॉलिड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड। इसी तरह से लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होगा इट इज नोन एज एवोपरेशन ऑफ लिक्विड, और गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होगी दैट इज नोन एज कंडेंसेशन और लिक्विफेक्शन ऑफ गैस। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, सॉलिड से लिक्विड कैसे जाएंगे? हीट करने पर, और फर्दर हीट करने पर लिक्विड से गैस में चले जाएंगे। गैस से लिक्विड कैसे आएंगे? कूल करने पर, और फर्दर लिक्विड से सॉलिड कैसे आएंगे? और फर्दर कूल करने पर। यही बात यहाँ पे समझाई गई है। ऑन हीटिंग सॉलिड्स चेंज इनटू लिक्विड्स विच ऑन फर्दर हीटिंग चेंजेस इनटू गैस। हीट करने पर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, और जिनको फर्दर हीट किया जाए तो वो गैसेस में चेंज हो जाएंगे। सिमिलरली जब हम कूल करते हैं तो गैसेस लिक्विड्स में कन्वर्ट होती हैं, और फर्दर कूलिंग करने पर लिक्विड सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। सेकंड जो स्पेशल नोट है वो है सब्लिमेशन के बारे में। आप सबने इसके बारे में पहले पढ़ रखा है प्रीवियस क्लासेस में, और आगे हम जब प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्योरिफिकेशन एंड टेक्निक की बात करेंगे तो इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। यहाँ हम एक हल्का सा आइडिया ले लेते हैं सब्लिमेशन क्या है और कौन सब्लिमेशन शो करता है। तो जैसा कि हम जानते हैं सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस विदाउट कमिंग इन द लिक्विड स्टेट। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे सॉलिड सब्सटेंस जो होगा वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होगा बिना लिक्विड स्टेट में आए। जो सब्सटेंसेस सब्लिमेशन शो करते हैं वो कौन कौन है? CO2 है, I2 है, अमोनियम क्लोराइड है, कैम्फर है, नैफ्थलीन है। ये कुछ टिपिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो सब्लिमेशन शो करते हैं। अब किसी भी सेम सब्सटेंस के लिए हम नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। किसी भी सेम सब्सटेंस के लिए अगर हम डिफरेंट फॉर्म्स जो को एग्जिस्ट करती हैं मैटर की, वो एक पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर पे करती हैं, उस टेम्परेचर को कुछ नाम दिया जाता है। तो किसी भी सेम सब्सटेंस के लिए जब कभी मैटर की 2 डिफरेंट फॉर्म्स को एग्जिस्ट करती हैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर कंडीशन पे, उसको क्या कहते हैं वो ध्यान से देखिए। सॉलिड एंड लिक्विड को एग्जिस्ट एज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पर सेम सब्सटेंस की सॉलिड और लिक्विड फॉर्म को एग्जिस्ट करती है। लिक्विड एंड गैस को एग्जिस्ट एट बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड और गैस फॉर्म क्या होंगी? को एग्जिस्ट करेंगी। सिमिलरली सॉलिड एंड गैस को एग्जिस्ट एट सब्लिमेशन पॉइंट। सब्लिमेशन पॉइंट पर सॉलिड और गैस फॉर्म जो रहेगी मैटर की वो को एग्जिस्ट करेगी सेम सब्सटेंस के लिए। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से। अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर केमिकल कंपोजिशन पे बेस्ड है, जिसके अकॉर्डिंग मैटर की 2 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, प्योर सब्सटेंसेज एंड मिक्सचर्स।
तो देखिए ध्यान से, इट इज बेस्ड ऑन द केमिकल कंपोजिशन एंड अकॉर्डिंग टू दिस मैटर एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म्स, प्योर सब्सटेंसेज एंड मिक्सचर्स। मैटर की टू डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, प्योर सब्सटेंसेज और मिक्सचर्स। सबसे पहले बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेज की। प्योर सब्सटेंसेज में क्या होता है, या तो एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट होगा या एक से ज़्यादा टाइप के एटम प्रेजेंट होंगे, लेकिन डेफिनेट प्रपोर्शन में प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे बात ध्यान देने वाली है, डेफिनेट प्रपोर्शन आपको देखने को मिलेगा, एक फिक्स रेशियो ऑफ एटम्स देखने को मिलेगा। या तो एक ही टाइप का एटम होगा या एक से ज़्यादा टाइप के एटम अगर होंगे तो फिक्स रेशियो में प्रेजेंट रहेंगे। ओके, so in pure substances what we can say, it contains one or more than one type of atoms present in a definite proportion। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट बात, the constant particles of pure substances can be separated only by chemical methods but not by physical methods। ओके, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं प्योर सब्सटेंसेस के अंदर, चाहे वो एटम्स हैं, चाहे मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ भी हैं, एलिमेंट्स हैं, कुछ भी हैं, वो केवल केमिकल मेथड से सेपरेट होंगे, फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं होंगे। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। प्योर सब्सटेंसेस में आपको कंपोजिशन यूनिफॉर्म देखने को मिलता है, राइट। प्योर सब्सटेंसेस दो तरह के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो ये बात यहाँ पे कही गई है, प्योर सब्सटेंसेस हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। प्योर सब्सटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। क्या कहेंगे, एलिमेंट जो होता है उसमें केवल एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट रहेगा और ये मैटर का सबसे सिंपलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है, राइट। तो क्या कह देंगे एलिमेंट के बारे में, इट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स एंड इट इज द सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। जो एलिमेंट है उसमें केवल एक ही टाइप के एटम प्रेजेंट होते हैं और ये सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से देखें। इट कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम्स, फॉर एग्जाम्पल सोडियम, कॉपर, हीलियम एटसेट्रा, और इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा। एलिमेंट जो है वो आपको एटम के फॉर्म में ही मिलता है मोस्टली, जैसे सोडियम एलिमेंट Na के फॉर्म में लिखा जाएगा, सोडियम एटम के फॉर्म में। कॉपर एलिमेंट कॉपर एटम के फॉर्म में लिखा जाएगा। हीलियम एलिमेंट हीलियम एटम के फॉर्म में लिखा जाएगा। बट ये ज़रूरी नहीं है वो एलिमेंट आपको एटम के फॉर्म में ही मिले, एलिमेंट आपको मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी मिल सकता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे H2 मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोजन एलिमेंट को कैसे लिखते हैं, H2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में। इसी तरह से क्लोरीन एलिमेंट क्लोरीन मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नाइट्रोजन एलिमेंट N2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से ऑक्सीजन एलिमेंट O2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो व्हाट वी कैन से कि एलिमेंट्स जो हैं वो मोस्टली तो एटम की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। ये भी हमें पता होना चाहिए कि एटम्स के फॉर्म में और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, दोनों फॉर्म में एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। ईच एलिमेंट्स ऑक्यूपाइज अ डेफिनेट पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो हमारी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, जिसे शॉर्ट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है, उसमें हर एलिमेंट की अपनी खुद की एक डेफिनेट पोजीशन होती है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे ऐसा क्यों होता है, राइट। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट की अपनी डेफिनेट पोजीशन क्यों है, क्योंकि वो किस पे बेस्ड है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ओके, there are total 118 elements in the modern periodic table which are classified into metals, non-metals and metalloids। total हमारे modern periodic table में 118 elements हैं जिनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, metals, non-metals and metalloids। ओके, अब आगे देखिए, अब हम बात करें कंपाउंड की। तो कंपाउंड में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो डेफिनेट प्रपोर्शन में होते हैं, वो हमेशा फिक्स रेशियो में होते हैं, राइट। It contains 2 or more than 2 atoms present in a definite proportion। कंपाउंड में या तो मिनिमम 2 एटम होंगे या 2 से ज़्यादा एटम भी अगर होंगे तो वहाँ पे रेशियो फिक्स रहेगा, वहाँ पे डेफिनेट प्रपोर्शन रहेगा। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कंपाउंड के अंदर देखने को मिलती है वो ये है कि कंपाउंड के अंदर जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स होते हैं, जो एटम्स के फॉर्म में मिल रहे हैं या मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिल रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं कंपाउंड के अंदर, और कंपाउंड जो बनता है उसकी खुद की एक एक्सट्रीमली डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है इंडिविजुअल एलिमेंट्स से। Okay, the properties of the individual elements, atoms or molecules are destroyed in the formation of a compound, and the properties of compound are completely different from that of individual elements। हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो एक इनफ्लेमेबल गैस है,
जबकि ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग में हेल्प करती है। तो दोनों का नेचर जिस तरह से है उस तरह से अगर जो वाटर इनके कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड फॉर्म हुआ वो भी हाईली एक्सप्लोजिव और हाईली इन्फ्लेमेबल होना चाहिए और बर्निंग में हेल्प करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। वाटर को तो हम फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में यूज़ करते हैं, आग बुझाने के लिए यूज़ करते हैं। तो हाइड्रोजन का नेचर, ऑक्सीजन का नेचर और हम वाटर के नेचर को देखें जो इनके कॉम्बिनेशन से बना बिल्कुल अलग है। तो इससे ये बात प्रूव होती है कि जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंपाउंड के फॉर्मेशन के दौरान डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ इंडिविजुअल एलिमेंट के कंपैरिजन में कंप्लीटली डिफरेंट होती हैं। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं। The elements, atoms or molecules present in a compound can be separated only by the chemical method but not by the physical methods। जैसा कि पहले भी कह चुके हैं कि जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं कंपाउंड के अंदर, चाहे वो एटम के फॉर्म में या मॉलिक्यूल के फॉर्म में, उनका सेपरेशन केवल केमिकल मेथड से ही किया जा सकता है। फिजिकल मेथड से उनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम बात करें कंपाउंड्स की कि कंपाउंड्स कितने तरह के होते हैं। तो अलग अलग क्राइटेरिया हैं कंपाउंड्स को क्लासीफाई करने के। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल के तौर पे बताया है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन एंड वेरियस प्रॉपर्टीज कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स। कार्बन की प्रेजेंस की बेसिस पे और वेरियस प्रॉपर्टीज के कंपैरिजन की बेसिस पे हम कह सकते हैं कंपाउंड दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, और सेकंड है इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन के अलावा बाकी सभी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए इसी के साथ हम कंपाउंड के एग्जांपल्स भी डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें क्या रहेगा, आर दोज विच कंटेन्स कार्बन। फॉर एग्जाम्पल C6H6, इसका नाम क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। C6H12O6, इसका नाम भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दोनों ही कंपाउंड है, दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बहुत ही फेमस और बहुत ही कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनका नाम आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में बताएंगे। साथ साथ आपका जो इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन है फिजिकल के साथ साथ ऑर्गेनिक के साथ सब रिवाइज होता रहेगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको बता दें स्टूडेंट्स कि फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकल केमिस्ट्री वाली अप्रोच ही रखें, आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो बीच बीच में इन्वॉल्व हो रही है वो भी साथ में आपको पता होनी चाहिए। ओके, हम एज ए होल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसके तीनों पार्ट्स हैं और एक साथ पढ़ रहे हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, एक ही जगह पे पढ़ रहे हैं। और हम जब फिजिकल पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक की चीज़ें भी साथ चलनी चाहिए, ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक चीज़ें भी साथ साथ चलनी चाहिए। तो हमें ऑन द होल पूरी केमिस्ट्री एक साथ लेके चलनी है, राइट। तो हम बात तो कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर की और यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिक्र है, तो इनका नाम ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता हो, इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, कमेंट सेक्शन में आप लोग रिप्लाई करेंगे। ओके, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो जिनमें कार्बन प्रेजेंट है जो कि है C6H6 और C6H12O6। अब आगे देखिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें बाकी सभी एलिमेंट्स होंगे कार्बन के अलावा। So inorganic compounds are those compounds which contain various elements other than carbon. For example, H2O, HBr, etc. Okay? अब हम आते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर का सेकेंड फॉर्म जो कि है मिक्सचर्स। ओके, मिक्सचर में क्या होता है, इट कंटेन टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एनी प्रपोर्शन बट नेवर इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन। बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्लियर बात है कि मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा टाइप के एलिमेंट्स, चाहे वो एटम के फॉर्म में या मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं किसी भी प्रपोर्शन में, बट कभी भी डेफिनेट प्रपोर्शन में प्रेजेंट नहीं होंगे। तो ये बात क्लियर हो गई कि मिक्सचर में आपको दो एलिमेंट्स भी मिल सकते हैं एटम या मॉलिक्यूल के फॉर्म में, दो से ज़्यादा भी टाइप के एलिमेंट्स मिल सकते हैं एटम या मॉलिक्यूल के फॉर्म में, और वो किसी भी रेशियो में हो सकते हैं, किसी भी प्रपोर्शन में हो सकते हैं, बट कभी भी डेफिनेट रेशियो या डेफिनेट प्रपोर्शन में नहीं मिलेंगे। ओके, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस मिक्सचर में जो कंपाउंड में हमें देखने को नहीं मिला था, मिक्सचर में जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय नहीं होती, उनकी प्रॉपर्टीज मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट रहती है। So the properties of the individual elements are not destroyed but are present in the mixture. मिक्सचर के अंदर वो प्रॉपर्टीज रहेंगी एलिमेंट्स की, इंडिविजुअल एलिमेंट्स की, वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगी, जबकि कंपाउंड के फॉर्मेशन के दौरान वो प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। ओके, अब आगे देखिए, नेक्स्ट है एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन द मिक्सचर इज कॉल्ड एज कंपोनेंट। जो भी मिक्सचर के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज रहती हैं उन सभी को कंपोनेंट कहा जाता है। तो बेसिकली मिक्सचर के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, चाहे वो एटम के फॉर्म में हो या मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो, वो सारे के सारे कंपोनेंट कहलाते हैं, राइट। द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मैथड्स। और जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स की खास बात है उनको हम फिजिकल मैथड से सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है,
प्रॉपर्टीज की बेसिस पे, कंपोजिशन की बेसिस पे मिक्सचर्स दो तरह के होते हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। तो देखिए मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। उनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करते हैं, जैसे समझ में आए दोनों क्या हैं, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। अब हम स्टार्ट करते हैं होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर, दोनों को कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले देखिए होमोजीनस मिक्सचर, नाम से ही क्लियर है, होमो का मतलब होता है सेम, जीनस का मतलब होता है प्रॉपर्टीज। तो होमोजीनस मिक्सचर ऐसा होगा जिसमें प्रॉपर्टीज मिक्सचर की सेम रहेंगी। कैसे सेम रहेंगी, क्यों सेम रहेगी, वो देखते हैं। इन दिस मिक्सचर द कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विथ ईच अदर सो दैट द प्रॉपर्टीज एंड द कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। ओके, तो होमोजीनस मिक्सचर में क्या होता है, जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, जिसके कारण जो प्रॉपर्टीज हैं मिक्सचर की और जो कंपोजिशन है मिक्सचर का वो यूनिफॉर्म रहेगा, सेम रहेगा पूरे मिक्सचर में, थ्रू आउट द मिक्सचर। जबकि हेट्रोजीनस मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, जीनस का मतलब होता है प्रॉपर्टीज। तो ऐसा मिक्सचर जिसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं उसे हेट्रोजीनस मिक्सचर कहा जाता है। क्या कहेंगे हम, इन दिस मिक्सचर द कंपोनेंट्स डू नॉट कंप्लीटली मिक्स विथ ईच अदर सो दैट द प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। यानी हेट्रोजीनस मिक्सचर में कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, जिस वजह से जो मिक्सचर का कंपोजिशन है और मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज है वो यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट द मिक्सचर। ओके, अब आगे देखिए। होमोजीनस मिक्सचर में खास बात यह है, इट हैज़ ओनली वन फेज, इसमें एक ही फेज होती है, जबकि हेट्रोजीनस मिक्सचर में एक से ज़्यादा फेज होती हैं। ओके, सो इट हैज़ ओनली वन फेज फॉर होमोजीनस मिक्सचर व्हाइल हेट्रोजीनस मिक्सचर हैव मोर देन वन फेज। ओके, होमोजीनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है सॉल्यूशन, जिसके कई सारे टाइप्स होते हैं, और हेट्रोजीनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। ओके, अब यहाँ पे हमें दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि ये फेज क्या है। होमोजीनस मिक्सचर में तो एक ही फेज होती है, हेट्रोजीनस में एक से ज़्यादा फेज होती है। फेज क्या होता है, फेज मैटर की वो स्टेट है जहां पे कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहेगा, डेंसिटी यूनिफॉर्म रहेगी। ओके, सो फेज इज द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड डेंसिटी। जहां हम होमोजीनस मिक्सचर की बात करें वहां पे एक ही फेज मिलेगी, यानी पूरे मिक्सचर का कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहेगा और डेंसिटी भी यूनिफॉर्म रहेगी, इसलिए होमोजीनस मिक्सचर में सिंगल फेज प्रेजेंट होती है। जबकि हेट्रोजीनस मिक्सचर में मल्टी फेज होता है, वो उसमें एक से ज़्यादा फेज होती है, डिपेंड करता है कितने कंपोनेंट वहाँ पे प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग, कितने कंपोनेंट हैं और उनमें कितनी फेजेस हैं उसके अकॉर्डिंग रहेगा, लेकिन वो हमेशा मोर देन वन फेज रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा इस फर्स्ट वीडियो लेक्चर में सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने बेसिक पॉइंट्स को रिवाइज किया और मैटर और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा था उसको रिकॉल करते हुए हमने इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट किया। बहुत ही बेसिक जानकारी थी, बहुत ही यूजफुल और बहुत ही बेसिक एलिमेंट्री इन्फॉर्मेशन थी। आई होप इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा और जो क्वेश्चन आपसे हमने पूछा उसका आप कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई ऐसी बात लग रही है, छोटी सी बात जो नहीं समझ में आए, कमेंट सेक्शन में पूछ लें। ये हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर था, इसके बाद हम सेकंड वीडियो लेक्चर इसके कंटिन्यूएशन में डालेंगे, तो आप उसको देखते रहिए और अचीवर्स बैच को कंप्लीटली देखिए, जिससे कि आपका नीट में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करने का सपना पूरा हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बी कनेक्टेड एंड वॉच ऑल द वीडियोज ऑफ द अचीवर्स बैच एट BCA on YouTube platform. Best of luck.